खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश हैं आज की हेडलाइंस। पासपोर्ट दफ्तर को एक माह में तीसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, अब तक आरोपियों का नहीं लगा सुराग। घर में सोते युवक को फायरिंग कर किया गंभीर घायल, नगर क्षेत्र निवासी पीड़ित को जयपुर किया रेफर। सिलेंडर में ब्लास्ट से गंभीर रूप से झुलसा मजदूर, भिवाड़ी के नया गांव में हुआ हादसा। और हनुमान जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा और हुए अनेक आयोजन। वहीं सिलीबेरी गेट बंद रखने के खिलाफ पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं ने किया प्रदर्शन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में पासपोर्ट ऑफिस को इस महीने में तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऐसे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर पूरे ऑफिस को खाली करवा दिया। इसके बाद पुलिस ने परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते में दूसरी बार इस तरह की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी में राजस्थान के कई पासपोर्ट कार्यालयों को निशाना बनाने की बात कही गई है। मेल में लिखा गया कि दोपहर 2 बजे से पहले ऑफिस खाली कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद बम विस्फोट किया जाएगा। साथ ही धमकी देने वाले ने कर्नाटक की राजनीति से जुड़े किसी मुद्दे का भी जिक्र किया है। उधर सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पूरे परिसर की बारीकी से जांच की गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। इस दौरान पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो अपने काम के लिए पहुंचे थे। पोस्ट ऑफिस से हमारे पास में एक मेल लेके कर्मचारी पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जालानी से मेल आया है, जालानी जयपुर से, कि पोस्ट ऑफिस उड़ाने की धमकी दी गई है। पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस से अपनी उड़ाने की नहीं है, वो तो पूरे राजस्थान की पोस्ट ऑफिस से जिनको उड़ाने की धमकी मिली हुई है, जिसकी हम तलाश करवा रहे हैं और जांच जारी है। और सर्चिंग करके जैसा भी होगा वो करवाएंगे। अभी तक मिला है ये धमकी तीसरी बार मिली है सर। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु ऐसा कुछ नहीं ना भाई, कोई तक अभी संदिग्ध वस्तु ऐसी कोई नहीं मिली है। मेल में क्या लिखा है? मेल में यही है कि भाई बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पोस्ट ऑफिस की 2 बजे की है। कोई ब्लास्ट किस तरह से कर रहे हैं अब, वहाँ पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लास्ट कैसे किया जाएगा, वो कोई ऐसा कोई ब्लास्ट नहीं है। तो सर्च के दौरान कर्मचारी को बाहर निकाल दिया गया? हाँ, कर्मचारी थोड़ा मतलब उसके लिए बाहर निकाल दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले मिनी सचिवालय को लेकर भी इसी तरह की धमकी मिली थी, लेकिन अब तक किसी भी मामले में पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। नगर थाना क्षेत्र के गुलमानी गांव में गुरुवार दोपहर घर में सो रहे युवक पर फायरिंग कर दी गई। इस हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय अस्पताल से पहले अलवर और इसके बाद जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार घायल युवक 22 वर्षीय ब्रजमोहन गुर्जर अपने घर पर दोपहर करीब 1 बजे सो रहा था। तभी गांव का ही एक निवासी घर में घुस आया और सोते हुए ब्रजमोहन पर फायरिंग कर दी। गोली युवक के कंधे में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। उधर अलवर जिला अस्पताल में युवक की स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और कंधे से लगातार खून बहने की जानकारी सामने आई है। वहीं घायल के बड़े भाई जगमोहन गुर्जर ने बताया कि आरोपी और उसके परिवार के लोग पिछले कई दिनों से उनके भाई को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। बताया जा रहा है कि घायल ब्रजमोहन प्रतियोगी परीक्षा रीट की तैयारी कर रहा था और अपने 2 भाइयों में सबसे छोटा है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। मामला कुछ नहीं है, घर पे सो रहा था। एक श्रीराम वो सचिन नाम का लड़का आया और उसने गोली दे दी। उसमें उसके पिताजी और परिवार के सहयोगजन सभी शामिल थे। एक उसके ताऊ के लड़के श्याम को फौजी ने मेरे पास फ़ोन भी किया था कि तू गाली देता है, ये करता है, उसने भी धमकी दी थी। और उसके पिताजी ने भी मेरे को धमकी दी थी और परिवार वालों का सहयोग था। वह OLX का काम और करता है। अब ये जो हमला किए कितने लोग आए?
उस टाइम मैं ड्यूटी से जा रहा था, कभी करीबन 2-1 लोग थे, 2-3 लोग शायद। हाँ कट्टा था? हाँ, कट्टे से गोली दी थी कहाँ और पे वो गोली लगी इनकी? गोली यहाँ पे लगी है। कंधे पे? हाँ, अंदर ये निकाल दी थी? पता नहीं है अभी तो। इनका नाम पूरा क्या है? इनका पूरा नाम क्या है इनका? ब्रजमोहन गुजर। उम्र कितनी होगी? उम्र 22 साल के समथिंग। क्या करते हैं काम? कुछ नहीं, शिक्षा करते हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं अलवर में। हाँ। भिवाड़ी के नया गांव क्षेत्र में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया है। जानकारी के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले का मोहम्मदपुर निवासी बशीर राय भिवाड़ी की एक निजी कंपनी में मजदूरी करता है। वह अपने 2 अन्य साथियों के साथ एक कमरे में किराए पर रहता था। घटना के समय उसके दोनों साथी नाइट ड्यूटी पर गए हुए थे, जबकि बशीर कमरे में अकेला था और खाना बना रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान अचानक गैस सिलेंडर में लीकेज हो गया, जिससे आग लग गई और कुछ ही पलों में तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बशीर गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बशीर को अलवर रेफर कर दिया गया। पूरी घटना हुआ, गैस लीक था और फट गया और उसमें आग पकड़ लिया। बचाने की कोशिश किया और आग पकड़ लिया, इसी के कारण बस। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला? ये रहते हैं भिवाड़ी में, नया गांव में, बिहार के रहने वाले। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बशीर राय। बशीर राय। हाँ। और कितने लोग रहते हो आप कमरे में? कमरे में 3 आदमी रहते हैं। तो उस समय अकेला था? ये अकेला था और 2 का नाइट ड्यूटी। क्या कर रहा था ये? खाना बना रहा था। फिर क्या हुआ? सिलेंडर लीक कर गया, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कुछ इसी भावनाओं के साथ गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं हनुमान सेवा मंडल समिति की ओर से केडलगंज से अकबरपुर बगीची वाले हनुमान जी मंदिर के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। भव्य शोभा यात्रा में बैंड, ताशा पार्टी, नासिक का ढोल, 11 झांकियां और 5 डीजे सहित 5 बग्गियों में सवार संत शामिल थे। हनुमान जी महाराज के भव्य रथ की शोभा देखते ही बनती थी। इस दौरान 551 महिला पुरुष ध्वजवाहक हाथों में केसरिया ध्वज लेकर भगवान बालाजी के भजनों पर नाचते गाते चल रहे थे। अकबरपुर पहुंचने पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति अध्यक्ष राजकुमार गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, संयुक्त व्यापारी महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत और त्रिपुरेश्वर शिव मंदिर महंत जितेंद्र खेड़ापति सहित अन्य अतिथियों ने झंडी दिखाई। उधर केडलगंज हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा रवाना होने के दौरान बाजार में जगह जगह मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई और भंडारे हुए। साथ ही भक्तिपूर्ण वातावरण बना रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री हनुमान सेवा मंडल समिति द्वारा ये 16वीं बगीची वाले हनुमान जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ ही देर में यहाँ से रवानगी होगी। इसमें कई हजार पैदल यात्री अलवर से लेके मंदिर प्रांगण तक पहुँचेंगे, जो लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता होगा। रास्ते भर में अनेकों जगह उनके जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। झांकियों में प्याऊ, डीजे, झांकियाँ, बाबा का रथ, घंटे, घड़ियाल, अनेकों व्यवस्थाएं हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस जो हमारा उद्देश्य है कि सनातन मजबूत हो, इसमें प्रमुख जो हिस्सा है कि आज हमारे ज़िले के प्रमुख गद्दियों के संत इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। इससे एक मैसेज जाएगा कि शोभा यात्रा का मतलब शोभा यात्रा धार्मिक होनी चाहिए। उधर अकबरपुर स्थित बगीची वाले हनुमान जी मंदिर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अलवर से आई ध्वज यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद भक्तों ने बजरंग बली के दर्शन किए और मन्नतें मांगी। यात्रा के दौरान रास्ते भर जयकारों की गूंज सुनाई दी। प्रशासन की ओर से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। आज हनुमान जन्मोत्सव के इस अवसर पर हमारे क्षेत्र का जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत बड़ा आयोजन अकबरपुर में बगीची वाले हनुमान जी महाराज पर हो रहा है। इसमें जो पद यात्रा केडलगंज से चल के अकबरपुर आ रही है, उसमें हजारों लोग शामिल हैं और एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हमारे क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन और ग्रामवासियों की तरफ से पूरा इस आयोजन में सहयोग मिल रहा है। सारी व्यवस्थाएं एकदम माकूल हैं और जगह जगह लोग प्याऊ,
और इस तरह के मिष्ठान, कहीं कोई आइसक्रीम, कोई ठंडा, इस तरह के आयोजन रास्ते में जगह जगह इस यात्रा का स्वागत हो रहा है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री हनुमान सेवा मंडल समिति द्वारा यह 16वीं शोभा यात्रा का आयोजन और भंडारे का आयोजन किया गया है। बगीची वाले हनुमान जी महाराज अकबरपुर की यह 16वीं शोभा यात्रा में कई हजार पैदल ध्वजवाहकों ने और भक्तों ने भागीदारी निभाई है। सबसे बड़ी बात कि नगर भ्रमण में कई सारे संतों ने भी हिस्सा लिया। आम जन ने पलक पावड़े बिछाते हुए पूरे रास्ते जबरदस्त स्वागत की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज पूरा शहर, पूरा अकबरपुर तक, पूरा क्षेत्र हनुमान में, राम में हुआ पड़ा है। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जिस तरह के आयोजन को करते आ रहे हैं, सनातन की मजबूती के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया जाता है। धार्मिक आयोजनों में इसी तरह से सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हनुमान जन्मोत्सव पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले तो सभी सनातन धर्म, सभी धर्मी और सभी अलवर वासियों को बाबा के जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं। जैसे कि विदित है कि अपने यहाँ पे आज बाबा का जन्मोत्सव है, तो ये जन्मोत्सव अपन बगीची वाले में अपन हनुमान जी के मंदिर में अकबरपुर से बोल रहा हूँ। ये अकबरपुर बाबा की है ना जन्मोत्सव को अपन बड़ा धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। अब की बार 16वीं यात्रा, शोभा यात्रा अपन निकाल रहे हैं। इससे पहले 15 बार अपन एक लॉकडाउन को छोड़ दे तो अपन लगातार 15 बार से ना ये झांकियाँ निकालते हुए आ रहे हैं। इसका शुभारंभ अपन कटले से करते हैं। वहाँ पे तैयारियां 10-12 दिन पहले से चालू हो जाती है। काफ़ी प्रसाद वगैरह बनाया जाता है। सारी व्यवस्थाओं में सारे भक्तगण लगे होते हैं, आज सारे कार्यकर्ता, क्योंकि ये कार्य इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है तो सबों की है ना, सबों के सहयोग से ही होता है। तो सबों का सहयोग लेने के लिए भी दिन रात मेहनत करते रहते हैं। रात भर सारा मिठाइयाँ बनाते हैं, ये बना के सारे प्याऊ वगैरह है, झांकियाँ हैं, इनकी सारी व्यवस्था सुनिश्चित करनी, सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, उनको कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, और इस तरह से करके फिर आज सवेरे वहाँ से 10 बजे के आसपास केडलगंज से ये यात्रा निकाली जाती है। और ये यात्रा करीबन 20 किलोमीटर की होते हुए है ना 20 किलोमीटर दूर यहाँ पे आके समाप्त होती है। बीच रास्ते के अंदर तरह तरह की प्याऊ वगैरह, जिससे भक्तजनों को जो पैदल यात्री आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उनके लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना, प्याऊ लगाना, खाने का रिफ्रेशमेंट का कुछ सामान रखना, और भी भक्तगण है जो कुछ अपनी इच्छा से कुछ भी खाने पीने की जो व्यवस्था करते हैं, रिफ्रेशमेंट की जो व्यवस्था करना चाहते हैं, उनकी भी जगह जगह स्टॉलें लगी हुई हैं। तो सारे वक्त वहाँ से घोड़ा फेर के चौराहे तक तो सारे है ना उसमें आते हैं। फिर आगे आके थोड़ी सी यात्रा भी छट जाती है, और फिर आगे पीछे लोग बाग अपने हिसाब से जो तेज चलने वाला है वो अपने तेज धीरे कुछ खाते हुए, हंसते हुए, हर्षोल्लास के नाचते गाते पूर्ण उत्साह पूर्वक। आप वहाँ जाके माहौल देखो, इतना जबरदस्त होता है। पूरा का पूरा रोड किलोमीटरों तक है ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि जाने क्या सैलाब उबड़ के आ चुका है। आज बगीची वाले हनुमान जी महाराज अकबरपुर की शोभा यात्रा का आयोजन केडलगंज से और अकबरपुर के लिए, जिसमें भव्य विशाल झांकियाँ और भंडारे का आयोजन यहाँ चल रहा है आप सभी के सामने, जो कि सभी यहाँ पर जो भी हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं, सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और सभी अपना अपने जैसे भी सहयोग बन पाता है उस सहयोग को पूरा करते हैं। उधर चक्रधारी हनुमान मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा की शुरुआत अलवर पुलिस बैंड की शानदार प्रस्तुति के साथ हुई, जिसने माहौल को भक्ति में बना दिया। शोभा यात्रा में 55 फीट ऊंची पूंछ पर रावण के दरबार में विराजमान हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा जोधपुर से लाया गया स्वर्ण राम दरबार, शिव अघोरी झांकी, बिना सिर की नरमुंड झांकी और हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों की झांकियों ने भी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। राधा कृष्ण की सजीव झांकी भी लोगों के
आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा के दौरान राम और लक्ष्मण का स्वरूप धारण किए कलाकार हाथों में धनुष बाण लिए घोड़ी पर सवार होकर आगे चल रहे थे। वहीं लाठी के दोनों सिरों पर आग के गोले लगाकर किए गए करतबों ने लोगों को रोमांचित कर दिया। शोभा यात्रा के दौरान ड्रोन के माध्यम से श्रद्धालुओं और झांकियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। समिति से जुड़े अशोक सोडी ने बताया कि बालाकिला स्थित चक्रधारी महाराज के मंदिर प्रांगण में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए बालाकिला स्थित मंदिर में पहुंची, जहां भगवान हनुमान का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत मंदिर प्रांगण में रामधुन और अटूट भंडारे का आयोजन भी किया गया। हनुमान जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में पिछले 25 वर्षों से हनुमान जयंती पर्व अलवर में हनुमान जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। इस बार ये 25वीं शोभा यात्रा है, ध्वज यात्रा है। ये केडरगंज से चल के होप सर्कस, त्रिपोलिया, अशोका टाकीज होते हुए रामायणी हनुमान जी पर जाकर समापन होगी। और इसमें 451 ध्वज है, बाबा का रथ है, एक स्वर्ण रथ भी आया हुआ है जोधपुर से। उसके अलावा दिल्ली और वृंदावन से झांकियाँ हैं, पटेबाजी हैं। इस तरह के प्रमुख दिल्ली से नासिक ढोल पार्टी है। कितने लोग शामिल हो रहे हैं इस यात्रा में? इसमें लगभग 3 से 4 हज़ार अनुमानित लोग इसमें शामिल हैं। और शहर को, पूरे शहर को लोगों ने इसको सजाया हुआ है। इसके स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बना के और इसकी बाबा के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। और वहीं बुधवार शाम निकली शोभा यात्रा में घोड़े, लवकुश की सवारी, दिल्ली से आया मुंबई नासिक ढोल बैंड, गणेश जी, राधा कृष्ण और नरसिंह भगवान सहित स्वर्ण रथ में राम दरबार की झांकी शामिल थी। वहीं 351 ध्वजवाहक हाथों में ध्वज लेकर भगवान हनुमान के भजनों पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। वहीं फूल मालाओं से सजा रंग बिरंगी रोशनी वाला चक्रधारी हनुमान जी महाराज का रथ आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा केडरगंज से रवाना होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए रामायणी हनुमान मंदिर में पहुंची। इसके बाद बालाकिला स्थित चक्रधारी हनुमान मंदिर पर ध्वज चढ़ाए गए। वहीं गुरुवार सुबह चक्रधारी हनुमान मंदिर में रामधुनी हुई और दोपहर में भंडारे का आयोजन किया गया। और वहीं अलवर के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पांडुपोल हनुमान जी महाराज को जाने वाला सिलीबेरी गेट रास्ता काफी समय से बंद है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन भी श्रद्धालु मायूस लौटे। वहीं खफा भक्तों ने मुख्य गेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ऐसे में वन विभाग के रेंजर मौके पर पहुंचे। उधर श्रद्धालु महावीर प्रसाद सोनू ने बताया कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मार्ग खोला जाना चाहिए। इस पर उन्हें रेंजर ने जानकारी दी कि डीएफओ से इस बारे में बातचीत की जाएगी। इसके अलावा पारिस्थितिक विकास समिति भंडोड़ी के प्रतिनिधियों और अन्य उपस्थित लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी। सिलीबेरी गेट से होकर मालखड़ा और राजगढ़ के सैकड़ों गाँवों से हजारों श्रद्धालु पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन करने जाते रहे हैं, लेकिन गेट बंद होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या फिर सदर गेट से होकर जाना पड़ता है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अलवर जिले से वन विभाग में केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री हैं, साथ ही सत्तारूढ़ दल सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करता है। इसके बावजूद गेट बंद करना गलत है। पांडुपोल हनुमान जी को जाने वाला रास्ता सिलीबेरी गेट से है, जिसको बंद किए हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन कुंभकर्ण नींद में सरकारी नुमाइंदे, लोक सेवक, जनसेवक इतने गहरी नींद में हैं कि उन्होंने आज हनुमान जी के इस जन्म उत्सव पर भी ये गेट नहीं खोला है, जिसको लेकर हजारों श्रद्धालु वहाँ से बैरंग लौटे हैं, तंग हुए हैं, परेशान हुए हैं। और इस कलयुग में संकट मोचन हनुमान के दर्शन करने से रह गए और उनके मन में मलाव था कि आज हम हनुमान जी के घर पर नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया है और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी पहुँचे हैं। देखना है इस कलयुग में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग गेट खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। मैं उद्देश्य
अलवर में डीओ ऑफिस के समीप एक महिला लावारिस हालत में घूमते हुए मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही यहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल महिला ने अपने बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद पुलिस महिला को अपने साथ ले गई और उसके परिजनों की तलाश की जा रही है। वहीं 108 एम्बुलेंस के एक कर्मचारी ने बताया कि उन्हें महिला के साथ दुष्कर्म की सूचना भी मिली थी। इसके बाद एम्बुलेंस महिला को लेने के लिए मौके पर पहुंची और पुलिस ने भी जानकारी जुटाई, लेकिन पुलिस को महिला के साथ गलत काम होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हमको मिली है एक लड़की यहाँ पे बेहोश पड़ी है, इसको आप लेके जाइए। फिर हम आए, फिर हमने पुलिस को सूचना दिलवाई है, पुलिस आई है, पुलिस देख रही है। क्या कहाँ की रहने वाली है, क्या है कुछ पता लगा? सर इसकी भाषा समझ नहीं आ रही है हमको। हाँ ठीक है। तो आप क्या एम्बुलेंस लेके पहुंचे? हाँ एम्बुलेंस पायलट हूँ सर। पुलिस आई है मौके पर? हाँ मौके पुलिस आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चौधरी। हमको मिली है 12:24 में। क्या सूचना मिली थी? हमको सूचना ये मिली थी कि कोई लड़की बेहोश पड़ी है, ये थोड़ी ऐसे लग रहा है इनको, और ये पे इसको लेके जाइए आप। फिर हमने पुलिस को सूचना दिलवाई, पुलिस आई है। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने सुने मकान से लाखों के जेवर नकदी पार कर लिए। बदमाश करीब 10 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चोरी करके ले गए। पीड़ित श्यामलाल कोहली ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि घटना के समय वह काम पर था और उसकी पत्नी शादी समारोह में गई हुई थी। इसी दौरान अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और एक नीले डब्बे रखे कीमती सामान को निशाना बनाया। यह बदमाश करीब 10 लाख के जेवर एवं लगभग 20,000 रुपए नगद चुरा कर ले गए। सुबह जब श्यामलाल घर पहुंचा तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला और अंदर सामान बिखरा हुआ था। सूचना मिलने पर उद्योग नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अलवर शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन के समीप यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हरियाणा के फारूक नगर क्षेत्र निवासी 56 वर्षीय राजकुमार शर्मा अलवर यातायात पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और पुलिस लाइन के पास किराए के मकान में रहते थे। गुरुवार सुबह जब उनके साथी राजकुमार को उठाने पहुंचे तो वह नहीं उठे। इस पर तुरंत उन्हें अलवर के सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक राजकुमार शर्मा के परिवार में 2 बच्चे हैं जो शादीशुदा हैं। बताया जा रहा है कि उनके एक बेटे का विवाह नवंबर महीने में ही हुआ था। फिलहाल अखेपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। ये राजकुमार शर्मा है और ट्रैफिक पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। जो आज सुबह सूचना मिली 7 बजे कि रात को कमरे में सोए थे और अभी तक उठे नहीं, जगह नहीं। वहाँ जाकर देखा तो मृत मिले। तो रात को सोते सोते ही अचानक हार्ट अटैक से हुई या कैसे हुई मृत, ये जांच का विषय हॉस्पिटल लेके आया। अभी इनका पोस्टमार्टम कराया गया। कैसी अवस्था मिले? मृत अवस्था में मिले, 4 पैकेट। किसी तरह का कंडीशन वगैरह का नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, कोई ऐसा। निवासी कहाँ पे? निवासी उनका गाँव है जोनियाबास, थाना फारूक नगर, हरियाणा के रहने वाले। कोटकासिम थाना क्षेत्र में जमीन जायदाद को लेकर 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि अलीपुर की ढाणी में छोटे भाई ने बाहर से बदमाश बुलाकर अपने बड़े भाई रामोतार पर लाठी डंडों और हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने उनके हाथ और पैर तोड़ दिए, सिर पर भी कई वार किए। घटना की जानकारी देते हुए हरियाणा निवासी राज सिंह ने बताया कि 45 वर्षीय रामोतार गुर्जर अलीपुर की ढाणी में अपने घर में सो रहे थे। तभी उनके 25 वर्षीय छोटे भाई ने 10-15 बदमाशों को बुलाकर उन पर हमला बोल दिया। इसके बाद ये लोग फरार हो गए। हमलावर भाई चाहता था कि पिता सारी जमीन उसके नाम कर दे, साथ ही वह अन्य भाइयों को भी जान से मारने की फिराक में था। उधर रामोतार को गतराते करीब 10 बजे कोटकासिम अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल रामोतार की हालत गंभीर बनी हुई है। इसका रामोतार नाम है। इसके ये 4 भाई हैं, बड़ा रामोतार है। मारने वाला अपराधी रामपाल है। क्या हुआ? वो उसकी शादी होने के बाद वो चाह रहा है कि ये सारी जमीन जायदाद मैं रखूं, तुम यहाँ से निकलो। सभी भाइयों को निकालता है? सभी को। और भाइयों पे हमला किया? और भाई कभी उम्मीद है कर सकता है, और भी उम्मीद है कर सकता है। कहना बारी बारी निपटाऊंगा तुम सबको। अच्छा हाँ, ये धमकी दे रखा है। ये बड़ा ही है। ये बड़ा ही है। किस चीज से हमला किया? लाठी फरसियों से हम किया है। कितने लोग थे? ये तो बता रहा है 4-5 देखने वाला का। इसका पिताजी देखने वाला का 10-12 लोग थे, लेकिन मारने वाले 4-5 थे।
अंदर जो कमरे में आया हूँ 4-5 पे। क्या कहता है, क्या चाहता है? वो यही चाहता है भाई सारी जमीन जायदाद मैं रखूँ। मैं ये थोड़ी सी जमीन है 6-8-7 बीघा जो है, मैं क्या करूँ, मैं ही रखूंगा, तुम तो निकलो यहाँ से। हमारे साथ कर लोगे तो फिर मेरा हिस्सा बटेगा। कारण ये कभी पहले इसका पिताजी की पिटाई की है, उसकी मम्मी की पिटाई की है। वो जीवित है? वो जीवित है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने प्रभावित किसानों को मुआवजे की मांग उठाई है। सैनी के अनुसार हाल ही तेज हवाओं, बारिश और ओलों के कारण अलवर जिले में कई जगह किसानों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा पिछले 2 साल का ओलावृष्टि का मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया गया है। सैनी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत प्रीमियम लेने के बावजूद मुआवजा देने में आनाकानी की जाती है। यह सरकार के किसान विरोधी रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सर, किसान गेहूं काट रहे हैं, मंडी में भी ला रहे हैं, लेकिन इस दौरान बारिश ओले की वजह से खेत में पानी भर रहा है, फसल खराब हो रही है और राज्य सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, किसान परेशान है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हैं किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, फसल का बर्बाद हो गया बारिश से, तो आप क्या उम्मीद रखो बीजेपी सरकार से कि किसानों को मदद करेगी? आपको ध्यान है कि ये तो किसान विरोधी है, किसानों के खिलाफ कानून लेकर आई थी, जो कानून इसने बाद में बीजेपी सरकार बैकफुट हो गई, वापस लिए कानून केंद्र सरकार ने, तो किसानों विरोधी तो है शुरू से। लेकिन आपको ये आज हमारे बारिश हुई है, अभी पिछले महीना बारिश हुई है, बहुत तेज ओले भी आए हैं क्षेत्रों में, पूरे राजस्थान में ओले भी, फसल खड़ी हुई है, सरसों भी, गेहूँ भी आज पके खड़े हुए हैं, लेकिन ओले से सब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे किसान भाइयों को। उनके मुआवजा के लिए बात चल रही है, किसान भाई बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, आप मीडिया वाले बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे नेता भी बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए। लेकिन मुआवजा इसी साल का क्यों, पिछले 2 साल का भी मुआवजा आज तक नहीं दिया इन्होंने। आज भी किसान रो रहे हैं बेचारे कि हमारा मुआवजा पिछले में नहीं मिला, पिछले बर्बाद हुए पड़े हैं और या फिर बरसात की वजह से फिर परेशानी खड़ी होगी। तो ये तो किसान विरोधी है, आज आम जनता की विरोधी सरकार है। पता नहीं क्यों दंड फंद करके झूठ सफात से बेईमानी से ही सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि किसान विरोधी है। ये ना तो फसल का सही मुआवजा दे रहे हैं, MSP आज तक फिक्स नहीं कर पाई, फसलों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा और ना ही बारिश का नुकसान दे पा रही है, इसलिए सरकार पूरी तरह फेल है। सर, इसमें जो किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत पैसा काटा जाता है और उसमें नियम बना रखा है कि 33% से अधिक का नुकसान होगा तो मुआवजा दिया जाएगा। अब क्या है कि सरकार ही तय कर देती है कितना नुकसान, 80% होता है तो उसको 30% बताती है, तो मुआवजा सरकार देना नहीं चाहती और उसमें भी घालमेल करती है, ज़बरदस्ती पैसा काट लेती है प्रधानमंत्री फसल बीमा, तो किसान का पैसा कट जाता है, मुआवजा मिलता नहीं है। किसान के साथ धोखा नहीं हो रहा? बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज अफसर जो बैठे हुए हैं, चाहे छोटे से पटवारी से लो, तहसीलदार लो, मुआवजा से यही करते हैं ना, लेकिन ऊपर से हमारे सरकार के मंत्रियों का इतना दबाव होता है प्रशासन के ऊपर कि किसी भी किसान का मुआवजा 30% से ज़्यादा नहीं होगा। उनको पता है 30% से ज़्यादा हुआ तो मुआवजा देना पड़ेगा। वो अफसर इतने दबाव होते हैं नेताओं के, वो 30% ऊपर दिखाते नहीं है नुकसान, तो ना तो नुकसान दिखाएंगे और ना उनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो इसलिए किसान बेचारे हमारे बर्बाद हो रहे हैं हर तरह से, ना तो फसल का सही कीमत मिल रही है और प्राकृतिक जो आपदा आ रही है उससे न। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने पर भी हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि आंदोलन के बाद किसानों के खिलाफ 3 काले कानून वापस लिए गए थे। इसके अलावा किसानों को बर्बाद करने के लिए अमेरिका के साथ डील की गई है, इससे भारतीय काश्तकारों को उपज की पूरी कीमत नहीं मिल पाएगी। गुर्जर ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर विरोध और आंदोलन की स्थिति में इसे कुचलने का काम किया जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की नीतियों को जनता के सामने ला रही है। किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत, वो कभी केरल गए थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया। तो विरोध प्रदर्शन किसान नेता करते हैं या बड़ा नेता कोई कांग्रेस का भी करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो किसान की आपको नहीं लगता कि आवाज़ को दबाने का काम सरकार कर रही है? किसान को या फिर आंदोलन जो भी कोई करता है, अपनी मांग उठाता है, जो भी मांग उठा रहा है, जिसको देशद्रोही कहते हैं या और कुछ कहते हैं, जबकि मांग उठाता है तो, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि किसान की मांग के अलावा भी किसी भी प्रकार की न्यायिक मांग हो जिसको उठाना यानी कि जनता का कर्तव्य बनता है, नेताओं का कर्तव्य बनता है और उसको उठाना चाहिए। परंतु जब ये आठधर्मिता की जो सरकार है,
ये उसको देशद्रोही से लेकर के पूरा पूरा गिरफ्तार करना और कुछ करना, भय दिखाना, तो ये इनका गलत है और ये रवैया अधिक दिन नहीं चलेगा। इसका जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। सर, जो विरोध करता है, आंदोलन करता है, उसको आंदोलन जीवी कहकर सरकार उसको उपास उड़ाती है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करती है। आपको लगता है कि आंदोलन करना भी गुनाह हो गया सरकार में? बिल्कुल। यहाँ पे तो मांग, अगर जो अपनी मांग है उस मांग को यानी कि आप मांगते हैं तो भी गुनाह हो गया, अपने अधिकारों को मांगते हैं तो भी गुनाह हो गया। यहाँ पे तो सिर्फ सरकार चल रही है भ्रष्टाचार के ऊपर चल रही है या फिर उद्योगपतियों के पीछे चल रही है, दो चार के पीछे, जबकि जनता की इनको ज़रूरत नहीं है। इस वास्ते ये इतनी अधर्मिता कर रहे हैं जिसमें शायद मांग उठाना भी बहुत भारी पड़ गया। आपको देखा है राहुल जी को कभी बंद कर देते हैं, कभी किसी को कर देते हैं। आज अपना जो NSUI का नेता गया था जिसको भी बंद कर दिया, आपको पता है, नहीं किया है। तो पत्रकार जी महोदय, अब मैं बताऊं ज़्यादा समय बाकी नहीं रहा और इनको जवाब देना पड़ेगा, विपक्ष को मजबूती से जवाब देना पड़ेगा। सर, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, खेती भी करते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डील की थी उसमें कृषि भी शामिल है। उस डील से क्या कृषि को नुकसान, क्या खतरा है? नरेंद्र मोदी जी ने जो डील करके काले कानून लाए थे ये, और उन कानूनों में ये भी थी अपनी कृषि नीति से पूरा का पूरा किसानों को नुकसान है। अब अमेरिका के साथ जो डील हुई है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब भी अमेरिका के साथ जो डील हुई है, जो उद्योगपतियों के लेवल पर डील हुई है, जबकि किसान को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जब अमेरिका से चारा और अन्य चीज़, जब दूध पनीर जो भी आयात होगी, तो भारत का किसान क्या करेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि जब वहाँ से ये ले रहे हैं, यहाँ पे रेट गिर जाएंगे ना। आप एक बात बताओ, ये दुगनी आय की कह रहे थे कि किसान की दुगनी आय मैं कर दूंगा, करने के सरकार ने बोला था। बोलने के बाद में जब ये बाहर से जो चीज़ मंगा रहे हैं तो फिर अपने यहाँ का मार्केट तो डाउन होगा ना। फिर पशुपालक कहाँ जाएंगे, ये जमींदार कहाँ जाएंगे, जिनका बहुत भारी खर्चा लग रहा है, ये जाएंगे कहाँ? सर, छोटे जो लोग हैं जिनके 1-2 बीघे ज़मीन है, वो पशु के सहारे पशुपालन के अपना गृहस्थ चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि देश के जो गरीब गांव के लोग हैं उनको जीना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल, अभी आजीविका ही खत्म हो जाएगी। दूध से है इनका मुख्य धंधा, दूध का है पशुपालन के पास में। और अगर जो आप विदेश से मंगा रहे हैं, पहले तो ये कहते थे कि स्वदेशी अपनाओ, है ना, और लोकल इज वोकल। आज ये कह रहे हैं कि बाहर से लेकर के, और चाइना का विरोध कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका से कलाकंद मंगवा करके, चारा मंगवा करके, गेहूँ मंगा करके, क्या वो दूसरे देश के नहीं हो गए? तो सरकार की नीति देश हित में नहीं है? बिल्कुल देश हित में नहीं है, और देश हित में नहीं, बिल्कुल गरीब और किसान को मारने की, मजदूर को मारने की नीति है। सेवा भारती समिति से संबंध श्री राम जानकी विवाह समिति द्वारा 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर 10वां सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। इसके तहत आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर में 11 जोड़ों का संपन्न कराया जाएगा। समिति के अध्यक्ष अतुल सिंह के नेतृत्व में बुधवार को श्री गणेश जी महाराज के समक्ष विवाह पत्रिका प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई। इस अवसर पर राजन मल्होत्रा, डॉक्टर घनश्याम सैनी, अशोक आहूजा, ममता त्यागी, रुचि रानी, मनीष गुप्ता, डॉक्टर अजय वर्मा, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और शैलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं जिला मंत्री मल्होत्रा ने बताया कि विवाह आयोजन 19 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपन्न होगा। यह आयोजन विजय मुनि जी और गंगादास वेदांती महाराज के सानिध्य में होगा। वहीं विवाह समिति के अध्यक्ष हरमेश सिंह मेहंदीरत्ता के अनुसार 9 सर्व जातीय विवाह सम्मेलन में 27 जातियों के 119 जोड़ों के विवाह संपन्न हो चुके हैं। उधर संयोजक अशोक आहूजा ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा होंगे। मुख्य वक्ता प्रांतीय अध्यक्ष सुमन बंसल रहेंगी। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर JS शर्मा को अलवर जिला साइकेट्रिक संघ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनका स्वागत किया गया। पर्यावरण मित्र संस्थान और अलवर विकास समिति की ओर से साफा पहनाकर समिति अध्यक्ष मुरारी पाराशर ने अभिनंदन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर GP शर्मा ने की, जबकि विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर KK शर्मा मौजूद रहे। समाजसेवी राजेश जोशी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में कंपनी बाग विकास समिति पूर्व अध्यक्ष हरीश सैनी, मुरारी पाराशर, करणी माता व्यवस्था समिति के संरक्षक गोवर्धन लाल खेमानी, अध्यक्ष रामबाबू शर्मा, धोली माता मंदिर के महंत भारत शर्मा और विष्णुदत्त आदि मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर JS शर्मा ने सफल जीवन जीने के उपाय बताए, साथ ही कंपनी बाग के लिए सेवा करने का संकल्प लिया। निकाले 81 से और 86 तक। उसके बाद 86-87 में मैं WHO का फेलोशिप रहा। वहाँ मैंने कई प्रोजेक्ट में काम किया, जिसमें अमेरिका वालों से भी, इंग्लैंड वालों से भी, और मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए TL TV के साथ।
आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर BCMO डॉक्टर विशाल सिद्ध और प्रभारी डॉक्टर रमेश मीणा को दिशा निर्देश दिए। साथ ही पर्चे काउंटर के पास डिस्प्ले आदि के लिए निर्देशित किया। उधर निरीक्षण के दौरान टीबी रोगी कालूराम कोहली के पोषण राशि नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई की हिदायत दी है। उधर जिला कलेक्टर ने बताया कि गर्मी और लू का मौसम आने वाला है, इसे लेकर निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने कहा कि CHC में एनेस्थेसिया और गायनोलॉजिस्ट चिकित्सक उपलब्ध हैं, इसलिए सिजेरियन डिलीवरी की स्थिति में CHC स्तर पर ही इस तरह का प्रसव करवाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी दिनों में यहां एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा। उधर इस मौके पर CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, SDM सीमा मीणा, तहसीलदार कल्याण सहाय और मुकेश सोनी सहित कार्मिक मौजूद रहे। CHC का निरीक्षण किया। एक तो आगामी दिनों में जो लू का मौसम आने वाला है उसके लिए किया है, तो यहाँ व्यवस्था अच्छी मिली। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी मैंने जिसके लिए निर्देश दिए वो है कि अब राजगढ़ CHC पे ही सिजेरियन सेक्शंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा कराने। वैसे पिछले 1 साल में भी 16 सेक्शंस हुए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हर CHC पे एक महिला की अगर प्रेगनेंसी थोड़ी भी कॉम्प्लिकेटेड है या नॉर्मल नहीं हो सकती तो वो काम CHC स्तर पे ही होना चाहिए, ना कि उनको रेफ़र करना चाहिए। यहाँ एनेस्थीसिया के भी डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, पीडियाट्रिशियन भी हैं, तो उनसे ही विशेष रूप से आज चर्चा की है कैसे आगामी दिनों में एक बहुत ही अच्छी OT भी है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ऐसी सुविधाएं, इसके साथ ही डेंटल में जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए भी रेफरल कम और यहीं पे उपयोग कैसे करना है उसके लिए निर्देश दिए। और वहीं जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने रैनी के ग्राम पाटन स्थित प्राचीन बावड़ी का निरीक्षण कर पुनरुद्धार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण संरचनाओं के रूप में प्राचीन बावड़ियों का ऐतिहासिक महत्व रहा है। उन्होंने SDM को निर्देश दिए कि बावड़ी का पुनरुद्धार कार्य शीघ्र कराया जाए, जिससे जल संरक्षण के साथ भूजल स्तर में वृद्धि हो सके। उन्होंने आसपास के ग्रामीणों से संवाद कर वर्षा जल संरक्षण के लिए
प्रोत्साहित भी किया। साथ ही अधिकारियों को क्षेत्र के प्रत्येक गांव में 100 वर्षा जल स्ट्रक्चर का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने की हिदायत दी है। इस मौके पर एसडीएम सीमा मीणा और हरकेश मीणा, सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, विकास अधिकारी सुनीता मीणा, तहसीलदार कल्याण सहाय आदि मौजूद रहे। तिजारा में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष रघुवीर कनौजिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मंगलम होटल में हुई बैठक में जिला अध्यक्ष विनोद कुमार माजरा सहित पदाधिकारियों ने विचार रखे। उन्होंने शिविरा पंचांग सत्र 2026-27 में छुट्टियों की कटौती के एवज में उपार्जित अवकाश बढ़ाने की मांग की। साथ ही स्थायीकरण से वंचित रहे शेष अध्यापकों के आदेश शीघ्र जारी करने की मांग भी उठाई गई। एसीबीओ श्याम सिंह जाटव ने सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाकर उसे मूर्त रूप देने का आह्वान किया, जबकि जिला संयोजक कृष्ण कुमार भाटिया ने संगठन को मजबूत करने की रूपरेखा प्रस्तुत की। साथ ही तृतीय श्रेणी अध्यापकों की शीघ्र डीपीसी और स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक ब्लॉक कार्यकारिणी और मई के प्रथम सप्ताह में जिला कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न कराने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर गिरिराज केला, भूपेंद्र बजाड़िया, लाल सिंह पालीवाल, हरिराम मीणा, ग्यारसीलाल मीणा, गौरीशंकर भास्कर, राहुल केला और रंजीत सिंह आदि मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ परिणाम लाने पर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य भगवान साय शर्मा ने बताया कि इसके लिए सभी को मेहनत और अनुशासन का श्रेय जाता है। उन्होंने कक्षा 1 से 12 तक के विषय अध्यापकों को भी अभिनंदन किया। वहीं बोर्ड परीक्षा प्रभारी रामकेश मीणा और 8वीं बोर्ड परीक्षा प्रभारी मंजुलता सिंह ने परीक्षा परिणाम की जानकारी दी। उधर गतिविधि प्रभारी सुरेश कुमार ने भी विचार रखे। इस अवसर पर लर्निंग लिंक फाउंडेशन के प्रतिनिधि अनिल कुमार, सरपंच प्रतिनिधि फरमीन खान, जरशेद खान, मोरमल खान और ग्रामवासी उपस्थित रहे। और अब आपको दिखाते हैं ग्रामीण इलाकों में श्री हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों की एक झलक। मालाखेड़ा के पृथ्वीपुरा पंचायत मुख्यालय पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। श्री कोठी वाले हनुमान जी महाराज के मंदिर परिसर में हनुमान जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने बाबा के समक्ष प्रसाद अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ भरे मेले में कई प्रकार के खेल, झूले, खाद्य सामग्री आदि की दुकानें नजर आई। इसके अलावा मीठे जल की प्याऊ नवालिया परिवार की ओर से लगाई गई। इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी हुआ। ये हमारे पृथ्वीपुरा में श्री 1008 कोठी वाले हनुमान जी का मेला भरता है हर साल। क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं? कुश्ती होती है और भंडारा चलता है और बहुत दुकानें लगती हैं, झूले लग रहे हैं बहुत सारे। हर साल के साथ आज भी उल्लासों के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है और कबड्डी की प्रतियोगिता होती है जो सालों साल चली आ रही है और आप मेले को भी देख सकते हो। मेले का दृश्य भी बहुत अच्छा होता है और में कई प्रकार के झूले बच्चों के लिए लगाए जाते हैं। उधर राजगढ़ गेट स्थित श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में रामचरितमानस पाठ के समापन पर हवन पूजन का आयोजन हुआ। इसके बाद महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। हर साल यह आयोजन किया जाता है। वहीं प्रसाद का वितरण भी किया गया। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों के साथ श्रृंगार किया गया। वहीं मालाखेड़ा के रियासतकालीन पौराणिक इतिहास राजगढ़ गेट स्थित हनुमान जी के महाराज मंदिर पर श्री रामचरितमानस पाठ का समापन हुआ। सुबह हवन पूजन यज्ञ करने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को यहाँ प्रसाद खिलाया गया। सभी ने सुख समृद्धि की कामना की। वहीं हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर राजगढ़ कस्बे के गणेश पोल से डीजे और बैंड बाजों के साथ कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा बांदीकुई मार्ग स्थित शेखा की बगीची हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। यात्रा में महिला अपने सिर पर मंगल कलश लेकर भजन गाते हुए चल रही थी। वहीं शेखा की बगीची हनुमान मंदिर पर 1 दिवसीय श्री हनुमान पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन हुआ। इसके बाद भंडारा हुआ। यह हनुमान जी की नैनाभिराम झांकी भी सजाई गई थी। उधर बड़ौदा में स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती पर गुरुवार को विशेष पूजा अर्चना एवं हवन हुआ। वहीं रामायण पाठ के समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पुजारी मुरारी लाल शर्मा ने बताया कि पिछले 15 दिनों से मंदिर में सत्संग और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हनुमान जयंती पर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और भक्ति संगीत भी किया गया।
वहीं बड़ौदा में कस्बे के द्वारिकाधीश मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर राधिका मंडल द्वारा मदन मोहन बंसल के सौजन्य से संगीत में सुंदरकांड पाठ संपन्न हुआ। राधिका मंडल के अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि विष्णु अंकित म्यूजिकल ग्रुप ने दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक सुंदरकांड पाठ किया। इसके बाद महाआरती हुए ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में आसपास के गाँव कस्बों से आए हजारों श्रद्धालु भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती सेमली में हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव भंडारे भव्य झांकी एवं पट्टेबाजी का भव्य आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम श्री गोविंद देव गौशाला में किया। महंत भरतदास महाराज के अनुसार शुभारंभ तालाब वाले मंदिर से हुआ और शोभा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर फिर से तालाब वाले मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। जगह जगह पुष्प वर्षा का झांकी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान भंडारे का आयोजन भी हुआ। उधर खैरतल तिजारा जिले में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जगह जगह मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ हुए। खैरतल के शनिदेव मंदिर, पहाड़ी वाले हनुमान जी, बिजलीगढ़ चौराहे के पास, रेलवे फाटक, सब्जी मंडी के सामने और हेमू कालानी चौक आदि स्थानों पर भंडारे हुए। शनिदेव मंदिर में हनुमान जयंती पर 15 सालों से शिवचरण खंडेलवाल की ओर से आयोजन किया जा रहा है। अग्रवाल समाज की ओर से आम भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज गोयल, अशोक बंसल, नरेश अग्रवाल, चिंतामणि, नवीन अग्रवाल और गिरीश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। उधर टपुकड़ा कस्बे के मुख्य बाजार स्थित पंचायती हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन हुए। हनुमान जन्मोत्सव कमेटी अध्यक्ष राजू मित्तल ने बताया कि डॉक्टर रामोतार कौशिक ने विधिवत पूजन कराकर रामायण पाठ की शुरुआत करवाई। गुरुवार को हवन यज्ञ सहित शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान पंडित दुलीचंद खेड़ापति, संजय गोयल, समाजसेवी टीटू गर्ग, संजय गुप्ता, मनमोहन गर्ग और परमेंद्र भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। चैत्र मास पूर्णिमा को भंडोड़ी स्थित गोपी सिद्ध ढाणी में भैरूजी भोमियाजी महाराज का मेला संपन्न हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु ध्वज लेकर डीजे के साथ भजन सत्संग करते हुए रवाना हुए। इस दौरान मालखेड़ा क्षेत्र के मदनपुरी, सालपुरी, गुजुकी, हल्दीना, लीली, मालीवास, बीजवाड़, बरखेड़ा और सताना सहित अन्य गांवों के पदयात्री शामिल थे। भैरूजी महाराज भोमियाजी के धार्मिक स्थल पर पहुंचने के बाद भोग लगाया गया। साथ ही नवजात के जड़ूली उतारने की रस्म हुई। ग्राम बालेटा से अलवर के लिए रोडवेज बस का संचालन शुरू हुआ है। इसका रूट बालेटा से खारेड़ा, पृथ्वीपुरा, मालखेड़ा से अलवर रहेगा। ग्रामीणों ने चालक परिचालक का स्वागत किया और मिठाई बांटी। साथ ही हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया। इस मौके पर एडवोकेट त्रिलोक सिंह नरूका, नरेश शुक्ला, बबलू सेन, अजीत सिंह नरूका, कानू शर्मा और हरदयाल नावरिया आदि उपस्थित रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरेन में मेधावी छात्राओं का भव्य स्वागत किया गया। छात्राओं को खुली जिप्सी में बैठाकर गांव के मुख्य मार्गों से रैली भी निकाली गई। इस दौरान डीजे की धुनों के साथ खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस रैली का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। मैं कक्षा 12th में पढ़ती हूँ, स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। मैं 12th कक्षा में 85.20 मेरी परसेंटेज आई है। इसके कारण मैं टीचर्स को, मैं अपने पेरेंट्स को, सबको धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ से काफ़ी दूर मेरा घर है, लेकिन तब भी मेरे मम्मी पापा सबने सहयोग किया है, मुझे यहाँ पर टाइम पे छोड़ा है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। 1 अप्रैल से विद्यालय सुबह 7 बजे से संचालित किए जा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए सरकार के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया। अकबरपुर शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य निधि खंडेलवाल ने यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि बच्चे समय पर विद्यालय आ रहे हैं और पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। से नवीन सत्र 2026-27 प्रारंभ हो गया है, जैसा कि शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार के निर्देश थे। आज जो है प्रवेश समिति का भी गठन कर लिया गया है, तो इससे नवीन नामांकन बढ़ता जाए, प्रवेश बढ़े। हाउस होल्ड सर्वे भी कर दिया गया है प्रारंभ, जिससे कि बच्चे को जो है घर घर जाकर नव प्रवेशित बच्चों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा सके और बच्चों का जो ठहराव है वो सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों को नव प्रवेशित बच्चों को जिस दिन प्रवेश लिया जा रहा है उसी दिन पाठ्य पुस्तकें भी दी जा रही है निःशुल्क, और उनको जो है शिक्षण व्यवस्था वो भी आज से ही शुरू कर दिया गया है। सकट कस्बे के पीएम श्री सीनियर स्कूल में कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहने पर सम्मान समारोह हुआ। यहां कला, विज्ञान एवं कृषि संकाय में 100% परिणाम है।
समारोह का आयोजन सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी के मुख्य अतिथि में किया गया, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल जैन, मुरारी लाल जैमन और गोपी किशन कोहली रहे। वहीं अध्यक्षता प्रधानाचार्य पूर्णचंद मीणा ने की। समारोह में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 36 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य मीणा ने कहा कि यह उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों के अथक परिश्रम, अभिभावकों के सतत सहयोग एवं स्टाफ के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है। मेधावी विद्यार्थियों में रेखा सैनी, शिवानी सैनी, पायल कुमारी मीणा, सपना कुमारी सैनी, रवीना सैनी, रचना सैनी, काजल मीणा, निशा कुमारी प्रजापत, संतोष प्रजापत और पायल कुमारी मीणा आदि को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। वहीं मंच संचालन व्याख्याता श्री कृष्णा मीणा ने किया। हमारे विद्यालय पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकट में बच्चों के सत्र 2025-26 में उत्कृष्ट परिणाम रहने के कारण प्रतिभाशाली बच्चों का मान सम्मान किया गया। स्थानीय विद्यालय में कक्षा 10 का भी रिजल्ट 100% रहा। वह उसी तरह कक्षा 12 का भी कला संकाय, विज्ञान संकाय और एग्रीकल्चर संकाय का रिजल्ट 100% रहा। अध्यापक, सभी मैम्स और सभी प्यारे भाई बहनों, मैं इस स्कूल में 11वीं क्लास से पढ़ी हुई हूँ। वैसे मैं शर्मा स्कूल में पढ़ी थी, पर वहाँ पढ़ाया गया और यहाँ पढ़ाया गया में बहुत अंतर है, क्योंकि वहाँ मैं डिप्रेशन में भी पढ़ी हुई हूँ और इसी डिप्रेशन के चक्कर में वैसे भी 88% बन गया है, लेकिन यहाँ पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। खैरतल तिजारा जिला बचाव संघर्ष समिति के सदस्यों ने विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में नवनियुक्त जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश से मुलाकात की। गुरुवार को यह सदस्य कलेक्टर से मिलने पहुंचे और जिले की समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही जल्दी समाधान करने की अपील की। इस मौके पर पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता, खैरतल विकास मंच से जुड़े श्यामलाल शर्मा और किसान यूनियन प्रदेश महासचिव दीपक चौधरी आदि मौजूद रहे। भिंडूसी में निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि खैरतल तिजारा जिले के डीओ रमेश चंद मेघ रहे। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने मानवीय मूल्यों पर विशेष प्रकाश डाला। सीबीओ राजेश कुमार यादव ने पर्यावरण एवं स्वच्छता की जानकारी दी। साथ ही प्रधान जयप्रकाश यादव, राज प्रकाश यादव, सरपंच धर्मपाल चावड़ा और दिनेश खामरा, प्रधानाचार्य सीमा यादव आदि ने भी विचार रखे। इसके अलावा महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति तिजारा के संयोजक बख्शानंद भारती की उपस्थिति रही, जबकि संचालन नरेंद्र कुमार भार्गव द्वारा किया गया। गायत्री परिवार अलवर द्वारा वार्ड गायत्री यज्ञ अभियान आयोजित हो रहा है। इसी क्रम में पूर्वी जोन वार्ड 42 स्थित दिवाकरी मोड़ मंदिर में गुरुवार को सुबह 9 बजे 5 कुंडिया गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। वहीं यज्ञ की पूर्व संध्या पर 1 अप्रैल को भव्य दीप यज्ञ किया गया था। उधर यज्ञ में हनुमान जयंती पर्व के अवसर पर हनुमान जी की 5 विशेष आहुतियां समर्पित की गई। मुरारी लाल शर्मा, मोहनलाल शर्मा और प्रतिभा सिंह की टीम ने यज्ञ का संचालन किया। यज्ञ समापन पर प्रसाद का वितरण हुआ। इस मौके पर रघुवीर सिंह नरुका पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित युग साहित्य की स्टॉल भी लगाई। अलवर शहर में पेयजल समस्या से निजात के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अपने विधायक निधि कोष से 4 करोड़ 12 लाख की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से 33 3 फेज ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। गर्मियों में पेयजल की विकट स्थिति नहीं बने, इस उद्देश्य से पेयजल समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में यह कदम उठाए गए हैं। इसके तहत कुल 33 स्थानों पर 3 फेज ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। जिला परिषद द्वारा इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। वहीं कार्यकारी एजेंसी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बानसूर में हनुमान जी महाराज की जयंती पर युवा शक्ति संगठन द्वारा विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। यह कैंप अलवर रोड स्थित स्वास्थ्य वाले हनुमान जी महाराज मंदिर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर युवाओं ने बताया कि रक्तदान महादान है और जरूरतमंद लोगों के जीवन को बचाने के लिए रक्त काम आएगा। आज हम सभी स्वास्थ्य मंदिर अपने अलवर रोड के ऊपर स्थित है, जो कि स्वयंभू मंदिर है और हनुमान जन्मोत्सव है आज। इस अवसर पर आज सभी युवा शक्तियों की तरफ से, युवा समाज की तरफ से सभी मिलकर हम सब हनुमान जयंती का आप देख रहे हैं ब्लड डोनेट कैंप लगाया हमने और दोपहर में हनुमान जी की झांकी भी है, शाम को एक रंगारंग प्रोग्राम भी रखा है। तो इसलिए सभी नगर बंधुओं से, सभी समाज के व्यक्तियों से हमारा विशेष अनुग्रह निवेदन है, शाम को अधिक से अधिक संख्या में 8 बजे 9 बजे और भजन संध्या का लाभ ले। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पासपोर्ट दफ्तर को 1 माह में तीसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, अब तक आरोपियों का नहीं लगा सुराग।
घर में सोते युवक को फायरिंग कर किया गंभीर घायल, नगर क्षेत्र निवासी पीड़ित को जयपुर किया रेफर। सिलेंडर में ब्लास्ट से गंभीर रूप से झुलसा मजदूर, भिवाड़ी के नया गांव में हुआ हादसा। और हनुमान जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा और हुए अनेक आयोजन। वहीं सिलीबेरी गेट बंद रखने के खिलाफ पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं ने किया प्रदर्शन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।